औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अब देखिए ये ऑरल प्रेजेंटेशन क्या होती है। सबसे पहले हम लोगों ने इसका वीडियो का एक हिस्सा बनाया था, पहले एक लेक्चर दिया था, यानी जिसमें हमने बताया था व्हाट इज़ ऑरल प्रेजेंटेशन, व्हाट आर द टाइप्स और काइंड्स ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन। ये तीन हिस्से हमने मुकम्मल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन का चौथा पार्ट करेंगे। तो सवाल क्या है हमारे पास, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन, और सवाल क्या है स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है। ऑरल प्रेजेंटेशन देने से पहले कोई थोड़ी सी प्रेपरेशन करते हैं, वो तैयारी का जो अमल होगा दैट इज द स्टेप्स ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर हम लोग कहें स्टेजेस ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम लोग ऑरल प्रेजेंटेशन देंगे। जैसे आप पेपरों से पहले क्या करते हैं, या किसी सेमिनार में जाने से पहले क्या करते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं और बाद में सेमिनार के अंदर आप बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो तैयारी का अमल होगा दैट इज स्टेप्स ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन। और फिर जब आप ऑरल प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो वो आपकी होंगी स्टेजेस ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो मिक्स नहीं करना इसको। तो देखिए, द फॉलोइंग 7 स्टेप्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ऑरल प्रेजेंटेशन। अगर आपने ये लेक्चर लेना है तो इसके लिए शर्त है पिछला लेक्चर। स्टेप्स ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन, पहला स्टेप क्या है, डिटरमिन द पर्पस। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड that is in oral presentation that the speaker has to determine the purpose of oral presentation। बोलने वाले को, आप लोगों को सबसे पहले मकसद पता होना चाहिए कि मुझे किस मकसद के लिए प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। सेकेंडली, it means that he has to think what he want to say, या what he has to say, when he has to say and how he has to say। अब ये तीन चीजें हैं, what, when and how। कुछ कहने के लिए बुलाया गया है। ऑरल प्रेजेंटेशन है क्या, किसी ने बोलना है, तो बोलने से पहले उसका मकसद क्लियर करेगा पहले वो कि किस मकसद के लिए उसको बुलाया गया है। दैट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लैरिफाइड फर्स्ट। इफ यू आर द स्पीकर देन यू मस्ट हैव द ऑब्जेक्टिव। नो ऑब्जेक्टिव, नो ऑरल प्रेजेंटेशन। assess the audience, second step आ गया, that you have to assess the audience, you have to judge, you have to assess। तो assessment of the audience कि हमारे पास आज कितने लोग हैं जिनको हमने ये oral presentation देनी है। उन्होंने कहा जी 2 ही बंदे हैं। तो जारी बात है, फिर अपना माइंड जो है आप लोग उनको देखकर सेट कर लेंगे और उन 2 के लिए बोलेंगे। लेकिन यहां पर 200 बंदे हैं तो फिर 200 का माइंड फ्रेम बनाकर जाएंगे आप। तो देखिए, the second step is that the speaker has to assess the knowledge of the audience। That's very important। आप लोगों को पता लगता है जी बहुत स्कॉलर किस्म के बंदे हैं, तो आप लोग भी बहुत ऐसी बातें करेंगे जो उन स्कॉलर्स को कन्विंस कर सकें। लेकिन आपको पता है एक आम से लोग बैठे हुए हैं जिनको ज़्यादा जो है ना यानी खासुल खास बातें नहीं करनी, आम सी बातें करके उनको बात को समझानी है। इट इज़ वाइटल टू गिव दी ऑरल प्रेजेंटेशन। ये ऑरल प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही लाजमी है, ज़रूरी है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, एंड इट विल हेल्प द स्पीकर। ये आपको स्पीकर को बहुत ज़्यादा असिस्ट करेगी क्या, प्रेजेंटेशन के अंदर, एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। कि वो जब बोलेगा तो किसको फोकस करेगा, जो फोकल पॉइंट है वो फोकल पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। तीसरा स्टेप जो है वो है मेन आइडिया। देखिए, अब उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन करनी शुरू कर देंगे और प्रिपरेशन में जो आपका फोकल पॉइंट होगा वो होगा मेन आइडिया। वी शुड सेलेक्ट द मेन थीम और द मैसेज एंड नोट इट डाउन। पहली बात है कि उसका जो थीम है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। द थीम ऑफ द प्रेजेंटेशन मस्ट बी नोटेड फर्स्ट। The additional information will be gathered in support of the main idea। अब आप मेन आइडिया को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर चॉइस ऑफ आइडिया, आप अपने आइडिया के अंदर चॉइसेस में है कि कौन सी चॉइस पे आप लोग कन्विंस करना चाहेंगे। चॉइस नंबर 1 है, चॉइस 2 है। क्यों, बंदे के पास बेशुमार चॉइसेस होती हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट वही है
इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, इसको इग्नोर नहीं करना। द चॉइस ऑफ आइडिया डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द पर्पस ऑफ द मैसेज। दो तीन चीजें हैं, एक नेचर और एक उसका पर्पस। ये दो चीजें आपने कभी नहीं छोड़नी। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिसर्च। वी नीड टू गैदर द फैक्ट्स। हम लोग क्या कहते हैं जी, हमें जरूरत है किसकी, हमें फैक्ट्स की जरूरत है। फिर डाटा आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और इंफॉर्मेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो फैक्ट्स और डाटा इंफॉर्मेशन, तो इससे आप अपने आइडियाज को रिसर्च करने के बाद बेहतर तरीके से ऑरल प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। फिर आप क्या करते हैं, इन सब आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं। इन सब आइडियाज को, इन फैक्ट्स को क्या करेंगे, जो आपने रिसर्च में फैक्ट्स और डाटा इकट्ठा किया है आप लोगों ने, तो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आफ्टर गैदरिंग दी इंफॉर्मेशन, ये देखिए फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन और डाटा गैदर करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद आप क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज। आप इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। वो किस तरह से, राइट डाउन दी एंड ड्राफ्ट इट। आप उसको लिखकर और ड्राफ्ट करके अपने लिए समझने की कोशिश करेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। जैसे एक सक्सेसफुल राइटर जो है वो अपनी राइटिंग के अंदर कन्विंस करता है रीडर को, पढ़ने वाले को, ऐसे ही एक अच्छा बोलने वाला जो है वो अपनी रिहर्सल करके जाता है कि मैंने अपने ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस जितने भी हैं उनको कैसे मुतमईन करना है। तो उम्मीद है जी ये ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मैंने कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखी है, 3 हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड किया है कि आप ऑर्गेनाइज अपना डाटा कैसे करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे आप। इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड दैट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द लिसनर। सुनने वाले को अट्रैक्ट करने वाले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ही अगर आपका फ्लॉप हो गया तो आगे स्पीच का कोई फायदा नहीं। दूसरे लफ्जों में, किसी बात को करने से पहले उसके मौजू के मुतालिक थोड़ी सी लब कुशाई करना, दैट इज इंट्रोडक्शन। सेकेंडली द बॉडी। सेकेंडली क्या है, द बॉडी। द बॉडी इज द हार्ट ऑफ द मैसेज। क्या बात है जी, जबरदस्त जनाब। कहते हैं कि इफ द मैसेज इज द बॉडी देन, या मैसेज जो है वो आप लोगों का उस बॉडी में है, तो हार्ट एंड सोल जो है वो आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो बॉडी जो है वो अलाइव हो जाएगी, यानी जिंदा और जावेद वाली बात है। कि दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं बॉडी इज द हार्ट ऑफ द मैसेज। ये दिल की तरह से है, जैसे हमारा हार्ट जो है वो हमारे दिल को जो है वो अपने दिमाग को, बाज़ बंदों के दिल जो है वो उसके दिमाग में कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल करता है, और बाज़ औक़ात के बंदे के दिमाग जो है वो दिल कंट्रोल कर रहा होता है। तो दोनों चीज़ों को अपने फोकस करना है कि ऑडियंस के पास दिल भी है और ऑडियंस के पास दिमाग भी है। कुछ ऑडियंस जो हैं ऐसे हैं जो अपने दिल से सोचते हैं, और कुछ ऑडियंस जो हैं वो ऐसे हैं जो अपने दिमाग से सोचते हैं। तो दोनों टारगेट ऑडियंस को हम लोगों ने बॉडी ऑफ द मैसेज। तीसरा स्टेप जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है, समरी बना लें आप। वो कैसे कि अगले को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो a summary reminds the audience of the main ideas covered in the body of the talk. Then comes second last part. Second last क्या है, visual aids हैं आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी देखिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ लेकिन आपको कुछ नजर भी आ रहा है। वो नजर क्या है कि जो सर बोल रहे हैं मोर और लेस वो सारी चीजें बोर्ड पे लिखी भी हुई हैं। दिस इज माई विजुअल एड। The visual aids make the oral presentation very interesting. तो visual aids में क्या है, आप ग्राफ्स शो कर सकते हैं, आप कोई टेबल्स, कोई चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, that will make your task very convincing. आपकी टास्क जो है, आपका जो काम है वो बहुत कन्विंस करेगा अगले को। अगर आप ग्राफिक्स के जरिए से, आप लोग टेबल्स के जरिए से, आप चार्ट्स के जरिए से, आप फोटोग्राफ्स के जरिए से अगले को असिस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द विजुअल एड। तो उससे बात आसान हो जाएगी समझाने में। रिहर्स का मतलब क्या है कि आप उसको दोबारा से रिहर्स, जैसे हम कहते हैं रिहर्सल हो रही है। क्या मतलब है, किसी काम को करने से पहले उस काम को परफेक्ट तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो प्रैक्टिस होगी, दैट इज द रिहर्सल। तो रिहर्सल क्या है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द टॉक और
रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट या टॉक जो भी है, वी शुड मेक द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बाय रिहर्सिंग द टॉक। अब प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ कुलिया होगा। तो प्रेजेंटेशन देने का तरीका, स्टेजेस ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन, वो पहला फिजिकल अपीयरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए व्हेन यू मीट अ पर्सन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हाट अपील्स टू यू, आंसर इज हिज पर्सनैलिटी, हिज अपीयरेंस। कि जब आप किसी शख्स को मिलते हैं तो आपको कौन सी चीज अपील करती है? आपने कहा सर उसका आना। तो पर्सन नॉट ओनली कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स बट आल्सो विद द होल ऑफ हिज पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को भी उसमें शामिल करता है। तो देखिए अ पर्सन नॉट ओनली कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स, एक इंसान अपने अल्फाज के साथ ही नहीं बोलता बट आल्सो विद द पर्सनैलिटी, कि इंसान अपने अल्फाज के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी से भी बोलता है। इज इन्वॉल्व इन द लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस, इसमें जनाब आपके चेहरे से ही पता लग जाता है कंफ्यूज चेहरा है या इस वक्त पूरी इत्मीनान है, ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो ये बंदा कॉन्फिडेंस के साथ बात किया करें, जब भी किसी से करनी है तो स्पीक कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। क्यों? कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं पता लग रहा कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। अगर आप खुद जो है खस्म से का शिकार हैं तो ऐसी सूरत में तो आप कम से कम कन्विंस ही नहीं कर, किसी को कन्विंस ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद उसके बारे में डाउटफुल हैं। पोस्टर्स एंड जेस्टर्स, ये चीजों से आपके पर्सनैलिटी शो होती है जनाब। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई है। इसी में मैंने दूसरा पॉइंट बताया आपको, अ नीटली ड्रेस्ड पर्सन pleasant expressions will find it easier establish the relation with the other. A neatly dressed person can easily establish the relation with the audience. एक अच्छे वेल ड्रेस बंदा जो है वो आप लोगों का ऑडियंस के साथ बहुत जल्दी जो है वो अपना राब्ता कर लेता है। लेकिन अगर एक बंदा अनटाइडी सा है तो अनटाइडी अनक्लीन बंदा जो है उसको तो देखकर ही पहले लोग हैरान हो जाएंगे कि यार इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बंदा किस ड्रेसिंग के अंदर आया। तो एक सवालिया निशान बन जाएगा सबके लिए। Once you are able to secure the attention of the audience, एक दफा आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए, हाफ द बैटल इज वन, आधी से ज्यादा जंग आपने जीत ली। इसलिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। अ गुड लुकिंग मैन विंस द कॉन्फिडेंस ऑफ द अदर एट फर्स्ट ग्लैंस। एक नजर के अंदर जो गुड लुकिंग बंदा होता है वो अपने आप को दूसरों तक पहुंचाने में कोई टाइम नहीं लगाता, कन्विंस करने में भी कोई टाइम नहीं लगाता। तो गुड लुकिंग वही होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जी आज के दौर में गुड लुकिंग कौन है, कि जिसके बेटा कपड़े बहुत अच्छे हैं, जिसकी पर्सनैलिटी जो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बना के आ गया है, कपड़े अच्छे पहन के आ गया है, उसके बाद उसके पास जो विजुअल एड्स हैं वो बहुत प्यारी हैं जनाब, और वो बंदा इजीली कन्विंस करके अपनी बात को चला जाता है। जैसे अभी मैंने आपको सवाल लिखवाने से पहले बोर्ड के ऊपर सारा लिखा है, तो मेरी बात को कन्वे करना, अगर कोई बच्चा भूल भी जाता है तो वो पॉइंट दोबारा पढ़ लेगा। तो ये विजुअल एड्स जो हैं ये आपकी बात को कन्विंस करने में बहुत काम आती हैं जनाब। फिर ये देखिए मर्फी कहता है योर आउटवर्ड अपीयरेंस मिरर्स योर इनर मूड। बड़ी प्यारी बात कही है मर्फी ने। मर्फी ने कहा है जी योर आउटवर्ड अपीयरेंस मिरर्स योर इनर मूड। ये आपके इंटरनल मूड को शो करती है। जितनी आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस अच्छी होगी यही शो करेगी कि आपका इंटरनल मूड भी अच्छा है। फिर आ जाता है जी जेस्चर्स एंड पोस्टर्स। तो जेस्चर्स एंड पोस्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल गिविंग द ऑरल प्रेजेंटेशन। कि देखिए इंसान को जो गॉड गिफ्टेड चीज मिली होती है वो क्या है, उसके जेस्चर्स है, और पोस्टर्स जो है वो इंसान खुद बनाता है। तो जेस्चर्स एंड पोस्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑरल प्रेजेंटेशन व्हेन यू आर कॉल्ड अपॉन टू स्पीक। देखो आपको तरीका भी बता रहा हूं कि अगर आपको कहा जाए कि आइए और लब कुशाई कीजिए, व्हेन यू आर कॉल्ड अपॉन टू स्पीक वॉक एनर्जेटिकली। तरीके से जाइए, वॉक लाइक अ सोल्जर। जनाब ऐसे जाइए कि आप लोग ये नहीं कि ढीले ढीले अंदाज में, वो अगले कहेंगे पहले ही बीमार है बंदा, इसने क्या बोलना है। तो वॉक एनर्जेटिकली, आप लोग उसके साथ जिसको बुलाया जाए तो आप क्या करें, वॉक एनर्जेटिकली एंड स्टैंड एट ईज। आसानी के साथ, ईज में। ये देखें ना,
दिस इज एन इजी मोड। तो ये तरीके भी आपको सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि आज हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑरल प्रेजेंटेशन करके दिखा रहे हैं। तो वॉक एनर्जेटिकली एंड स्टैंड इन एन ईज, आसानी के साथ आप लोग खड़े हों, और उसके बाद कीप योर हैंड्स ऑन द साइड्स, कीप योर हैंड्स ऑन द साइड्स। So these are the types of the things. Hands on the sides. Do not get confused, but try to feel relaxed. There should not be a particular addition. किसी किस्म का कोई अपने अंदर artificial addition करने की कोशिश ना करें. If a microphone is being used, अगर आपको माइक्रोफोन दिया जा रहा है, then keep it 8 or 10 inches away from you. भाई अगर आपको माइक्रोफोन में बात करनी है तो ये नहीं कि मुंह के पास ही बिल्कुल ले आए, तो आप उसको कम से कम 7, 8, 9, 10 इंच तक अपने आप से दूर रखिए, ताकि बात को, यानी आपके और माइक्रोफोन के अंदर एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, ये वो कहना चाह रहा है। आई कांटेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बंदा अपनी आईज के साथ जो है ना, एक सेकंड के अंदर अंदाजा कर लेता है कि इस वक्त लोगों का टेंडेंसी किस तरफ जा रही है। लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि किस तरफ आपका रुझान है, वो एक नजर में पता लग जाता है कि ये इसको सुनना पसंद भी करना चाह रहे हैं कि नहीं, या इन लोगों की नापसंदगी है तो वो कोई ऐसी बात करेगा जिससे वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेगा। तो अब देखिए यही चीज जो है यहां पर लिखी है, आईज प्लेज अ वाइटल रोल टू शो द इमोशंस। इंसान के इमोशंस का उसकी आंखों से पता लगता है कि वो अफेक्शन शो कर रही हैं या हेटेड शो कर रही हैं, कि आया कि वो अफेक्शन है, प्यार और मोहब्बत वाला कंसेप्ट है, या हेटेड का कंसेप्ट है। तो ये चीजें आईज कांटेक्ट से पता लग जाती है कि टारगेट ऑडियंस में अफेक्शन है या हेटेड है। फिर आई कांटेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इमीडिएट मींस ऑफ एस्टैब्लिश द रिलेशन विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट जो है, ये वो स्टेप है जो आपका ऑडियंस के साथ ताल्लुक बना देगा। लुक ओवर द ऑडियंस एंड पास फॉर अ व्हाइल, दैट्स द थिंग। एक दफा पहले देखिए, आते नहीं बोलना शुरू कर देना। अपने ऑडियंस को सबसे पहले असेस कीजिए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है। तो देखिए, लुक ओवर द ऑडियंस एंड पास फॉर अ व्हाइल बिफोर यू से एनीथिंग। आते ही नहीं बोलना, पहले थोड़ा सा रुकिए और फिर उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। लुक फ्रॉम वन पेयर ऑफ आईज टू अनदर अराउंड द रूम। अपनी आंखों के जो पुतलियां हैं उनको घुमाएं, जरा थोड़ा सा चेक करें, इधर चेक करें, उधर चेक करें, दाएं बाएं आगे पीछे देखकर आपने बात करनी है। ये कॉन्फिडेंस डेवलप करती है चीज, आई कॉन्टेक्ट में। फिर उसके बाद टू लुक एट द सीलिंग। ये देखिए मैंने रेड कलर के साथ लिखी है, और ये स्पेशली आपको वार्न कर रहा हूं कि ये नहीं करनी है आपने। वो क्या है? टू लुक एट द सीलिंग और आउटसाइड द रूम थ्रू विंडो और ओनली वन साइड ऑफ द ऑडियंस शोज अ साइन ऑफ रूडनेस। मैंने अभी आपको करके दिखा दिए। थ्रूआउट द टॉक मेक यूज ऑफ फ्रीक्वेंट स्लाइड पॉजेस। थोड़ा थोड़ा सा रुक के बात कीजिए, क्योंकि बंदे की एक मेमोरी में जो आप सुन रहे हैं ना, आपको तो एकदम से सारी बातें नहीं, आपका क्यों 80 to 60 कितने वर्ड्स हैं जो बंदा 1 मिनट में अदा कर सकता है? 80 to 150। अब 80 to 150 दैट इज योर कैपेसिटी। अब इससे ज्यादा आप अल्फाज जो है ना बोल सकते हैं, और ना ही अगले के पास सुनने की कैपेबिलिटी होती है। तो बहुत ज्यादा तेज आपने नहीं बोलना, ये वो कहना चाह रहा है। स्पीक एट द रेट ऑफ ऑडियंस, स्पीक एट द रेट ऑफ ऑडियंस। ब्रेक योर आइडिया इनटू स्मॉल यूनिट। तो उम्मीद करता हूं ये आई कांटेक्ट भी समझ आ गई। फिर उसके बाद चौथी स्टेज आ जाती है वॉइस। योर वॉइस इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। गुड वॉइस इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। कुदरत ने आपको बेहतरीन आवाज दी है, आप लकी हैं, बहुत लकी हैं आप। क्योंकि आवाज का जो जादू होता है कि बाद बंदे कहते हैं यार इसको ही सुनना है, इसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है हमें। तो आवाज भी आपको प्रेजेंटेशन के अंदर असिस्ट करती है। अगर आवाज अच्छी नहीं है
तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए आवाज अच्छी करने की, और अगर आवाज बहुत अच्छी है तो मजीद उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो ये चीजें जो है, आवाज जो है इंसान की, वो उसका अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, और गुड वॉइस इज दी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये देखें, अ स्पीकर शुड ऑब्जर्व हिज वॉइस टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन मतलब बार बार, लगातार, वक्तन फवक्तन अपनी आवाज को चेक करता रहे कि इस वक्त मेरी आवाज जो है टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, while giving the oral presentation। फिर उसके बाद अ गुड वॉइस इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। एक अच्छी आवाज जो है वो कुदरत का एक अतिया है, एंड कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वंस वॉइस विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है तो प्रॉपर ट्रेनिंग लें और प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो आपकी आवाज जो है। तो देखिए, अब आपने अल्फाज को, आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए भी कुछ थोड़े से स्टेजेस मैंने बयान किए हैं। पहली स्टेज क्या है? वेरिएशन इन द पिच। आप अपनी पिच को क्या करें, जरा उतार चढ़ाव के अंदर लेकर आए। कभी आपकी पिच फास्ट होगी, कभी आपकी पिच स्लो होगी। जनाब, फास्ट डिलीवरी शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत ज्यादा तेज आप बोल रहे हैं तो फिर आप लोगों को ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है। फिर स्पीक एट द रेट ऑफ ऑडियंस। बोलना ऐसे है कि जितने ऑडियंस होंगे उस हिसाब से बोलेंगे। अगर आपके टारगेट ऑडियंस ही 10 है तो 10 के लिए बोलें। अगर आपके टारगेट ऑडियंस 100 है तो फिर 100 के लिए आपने बोलना है, और आवाज उस तक पहुंचाए कि हर बंदा ये सोचे कि आप सिर्फ उसी के लिए बोल रहे हैं। प्रोनाउंस द वर्ड्स प्रॉपरली, अवॉइड वोकलाइज फेजेस सच एज ये अक्सर लोग बंदे बात अपनी लंबी करने के लिए सोचना शुरू कर देते, तो मैं कह रहा था, ये हमारे अंदर यानी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे सुनने वाले पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। बात समझ आ गई थी आपको? नेक्स्ट स्टेज आ जाती है ऑडियंस। बिफोर स्टार्टिंग योर स्पीच एनालाइज दी लिसनर्स। देखिए कि लिसनर, सुनने वाले, एनालाइज कीजिए कितने हैं हमारे पास। Keep in mind your age, the ages of the audience, the sex of the audience, and the background of the audience, as well as the interest of the audience. A lot of common sense is required to become a good speaker. Each listener should think that you are talking for him. अभी मैंने बताया कि हर सुनने वाले को ऐसे लगना चाहिए कि आप सिर्फ उसी के लिए बोल रहे हैं। स्पीक विद सिंसिरिटी। आप मुखलिस होके बोलेंगे ना तो याद रखिएगा, मुखलिस हो बहुत जल्दी अपनी बात को कन्विंस कर लेते हैं। बाय रियलाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, इससे आप लोग यकीनी तौर पर ऑडियंस को जो है अपील कर सकेंगे। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, अनदर वे इज दैट यू वांट टू कन्विंस द ऑडियंस, क्रिएट अ जोक। आप जोक क्रिएट कीजिए अगले को। जनाब थोड़ा सा देखिए, वो सो रहे थे भाई, तो हमने उनको क्या कहा, थोड़ा सा जोक क्रिएट करें कि बेटा क्लास सोने के लिए तो नहीं बनी है, क्लास तो ऐसी जगह है जहां पर हम लोग जो सोए हुए हैं उनको भी जगा देते हैं। हाँ, वो नहीं होते हैं जो सोने में आते हैं, हाँ वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इफ समवन इज टॉकिंग इन योर स्पीच, डोंट थिंक दैट ही इज क्रिटिसाइजिंग यू। सेकंड लास्ट पॉइंट है आपके पास, प्रेपरेशन। प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, कोई भी काम करें तो तैयारी के बगैर ना किया करें। प्रेपरेशन एंड द प्रॉपर प्लानिंग्स आर एसेंशियल फॉर प्रेजेंटेशन। जब तक अच्छी प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देनी है तो अच्छी प्रेपरेशन करके जाइए। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज द रिवार्ड ऑफ परसिस्टेंट एफर्ट। परसिस्टेंट होती है म्याना रवि के साथ, मुसलसल, लगातार, कंटिन्यूसली आप लोग एफर्ट्स करते जाइए। देयर इज नो मैजिकल फार्मूला टू मेक यू एन इफेक्टिव स्पीकर। एक कोई फार्मूला तो है नहीं कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट विल मेक यू अ गुड स्पीकर। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट एज फार एज पॉसिबल डू नॉट रीड आउट द रिटन स्पीच। लिखी हुई स्पीच बोलने से परहेज कीजिए। ये शो करता है कि आपका अपना नॉलेज कोई नहीं है, आप किसी का नॉलेज कन्वे कर रहे हैं आगे। लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्टेज है विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स हमने पीछे भी पढ़ा था, अभी दोबारा पढ़ा देते हैं कि जी विजुअल एड्स कैन मेक योर प्रेजेंटेशन वेरी इफेक्टिव। क्यों कि हमने कहा 11% इंसान लर्न करता है किससे? हेयरिंग से, लिसनिंग से। 83% साइट। साइट का मतलब है दैट यू सी, जो आप देखते हैं, दैट इज द साइट। एंड रिमेनिंग 6% थ्रू योर 3 सेंसेस, वो आप अपनी सेंसेस से सीखते हैं।
योर एक्सप्लेनेशन विद द यूज ऑफ एट लाइक मैप, पिक्चर, चार्ट, ये मैंने पीछे भी बताया, ये देखिए same is the case is there. Slides, overhead projects and write the blackboard or whiteboard will enable you the audience to understand you very easily. और फिर हम कहते हैं the following steps should be kept in mind. इसके अंदर कौन कौन से steps हैं ये visual aid के अंदर? पहला, ज्वाइन द एड टुगेदर, तमाम जितनी भी एड है उसको एक जगह पर इकट्ठी कर लें ताकि अगले को एक ही दफा सारी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर दें। दूसरा, विजुअल एड शुड बी डिस्प्लेड, इनको डिस्प्ले करके दिखाइए ताकि अगले को आसानी से बात समझ आ सके। स्टैंड ऑन वन साइड एंड यूज अ पॉइंटर, आपके पास लेजर पॉइंटर मौजूद है, उसको एक साइड पे खड़े होके आप उसको पॉइंट करके दिखाइए ताकि उसको समझने में आसानी हो जाए। कीप स्पीकिंग वाइल यू आर राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड और अ ब्लैक बोर्ड, अगर आप व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बोलते रहिए, क्योंकि अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो आवाम सो जाएगी, स्टूडेंट सो जाएंगे। तो स्टूडेंट को सोने से बचाने के लिए वो कहना चाह रहा है कि अगर आप बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो स्पीक, आप बोलते जाइए साथ साथ। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई है, बड़ा स्वीट सा कंक्लूजन है। गुड स्पीकर इज he who enables himself confidently, जो अपने आप को प्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस के साथ, that person is a good speaker and can give the good oral presentation. That's all बच्चों, ये क्वेश्चन लेंथी था लेकिन ये दो क्वेश्चन हैं जो इस क्वेश्चन में आपने किए हैं, वो ये दो क्वेश्चन है। स्टेप्स ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन आएगा तो ये 7 स्टेप लिखेंगे, और अगर स्टेजेस आएंगे तो वो भी 7 है, तो इनको आपस में मिक्स ना कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई होगी। अब लिखने का टाइम आ गया है, लिखना शुरू कीजिए। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।